नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 21 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के मैथमेटिक्स एंड साइंस यानी कि गणित और विज्ञान पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में कुल 22 शिफ्टों में अपर प्राइमरी पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये दूसरे शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी शिफ्टों के मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल स्टडीज पार्ट के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के पूछे जाने वाले पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, 4 अंकों की एक संख्या 4ba5 संख्या 55 से विभाजित होती है तो a माइनस बी का मान क्या होगा। चलिए समझते हैं इसको। जो संख्या दी गई है ये 55 से विभाजित है। 55 से विभाजित यानी कि 55 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 11 आएगा, यानी कि ये वाली जो संख्या है ये 5 से भी विभाजित होगी और 11 से भी विभाजित होगी। 5 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि जो इसका अंतिम अंक है यानी इकाई का जो अंक है वो 5 या फिर 0 है तो वो 5 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो 5 गुणे 11 में से 5 की विभाज्यता का नियम से हमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ए और बी का मान नहीं निकाल सकते इससे। 11 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि सम संख्याओं सम स्थान पर, जैसे कि देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4ba5 तो ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है और ये चौथे नंबर पर है। 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग अगर 0 के बराबर है या फिर 11 का मल्टीपल है यानी 11 का गुणज है तो वो संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। यानी क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है, आप कहेंगे कि b हो जाएगा, और सम स्थान पर कौन सी संख्या है, आप कहेंगे कि 5 हो जाएगा। इन दोनों का अगर मैं योग कर दूं और विषम स्थान पर संख्याओं के योग को घटा दूं, विषम स्थान पर कौन कौन सा है, आप कहेंगे कि 4 है और कौन कौन सा है, ए है। तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ करके घटा दूं तो इसका मान जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, b + 5 और -4 - a। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बचेगा और क्या बचेगा, b - a + 1 बचेगा। यहाँ तक क्लियर। अब हमसे मान किसका पूछा गया था, a - b का। देखिएगा इसके बाद मैं यहाँ पर इसको अरेंज कर रहा हूँ। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a + b - a। कोई फर्क पड़ेगा, आप कहेंगे नहीं पड़ेगा। इसके बाद मैं क्या करता हूं, देखिए 1 और यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, a - b बचेगा। यहां तक क्लियर, क्योंकि जब मैं माइनस का अंदर गुणा करूंगा तो फिर से -a हो जाएगा और +b हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ा। अब देखिए हमसे इसी का मान पूछा गया था a - b का, तो मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए। जब यहां पर 1 है तो 11 के गुणज होने का तो सवाल होता ही नहीं है। यानी कि अब इसका वैल्यू हमें ऐसा सेट करना है कि दोनों का जो डिफरेंस है ओवरऑल 0 आ जाए। जब यहां पर 1 है तो इसमें से a - b का मान क्या होना चाहिए कि इसका पूरा डिफरेंस 0 आ जाए। तो आप कहेंगे a - b का मान अगर मैं 1 रख दूं तो 1 - 1 बराबर 0 आ जाएगा और ये 11 से विभाज्यता का नियम फॉलो करेगा। यानी कि a - b का मान क्या हो जाएगा, कंफर्म हो गया कि a - b का मान हमेशा 1 ही होगा। विकल्प नंबर 3 पॉजिटिव है और ऑप्शन नंबर 3 1 इसका सटीक जवाब होगा। a - b का मान 1 होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2/3 गुणे 3 सही 1/3 का मान क्या होगा। तो देखिए क्या दिया गया है, 2/3 और गुणे इसको देखिए 3 × 3 = 9 और 1 10/3 हो जाएगा, यानी कि 20/9 हमारा मान आएगा। 9 से जब काटेंगे तो 9 दूनी 18, 2 बचेगा 2/9, 2 सही 2/9 हमारा उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, -45 गुणे 1/9 इनमें से किसके बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, पहले विकल्प में इन्होंने वितरण का नियम अप्लाई कर दिया, जैसे कि -45 अगर मैं लिखूं और गुणे और 109 को मैं अगर मैं 2 भागों में तोड़ दूं, जैसे कि 100 + 9 तो क्या हो जाएगा, -45 का माइनस इस 100 में भी गुणा हो जाएगा और -45 का इस 9 में भी गुणा हो जाएगा। यानी कि देखिए यही काम इस विकल्प में किया गया है पहले विकल्प में, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो ये बराबर है तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था कि कौन सा बराबर नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा भी बिल्कुल एग्जैक्ट है। देखिए मैंने जो लिखा है उसी के बराबर एग्जैक्ट है, तो ये भी बिल्कुल सही है, उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, चौथा भी बिल्कुल एग्जैक्ट है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि 109 को तो एज इट इज रखा है
और 45 जो था इसको इन्होंने तोड़ दिया है -40 और -5 में। तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, वितरण का नियम ही फॉलो किया जाए, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल सही था। लेकिन अगर बात करें विकल्प नंबर 2 की 3 की, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया कि -45 का 100 में तो गुणा किया है, लेकिन -45 का 9 में इन्होंने गुणा नहीं किया, एज इट इज केवल +9 लिख दिया। तो ये हमारा गलत है और इसके बराबर नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर सभी विकल्पों में आप देखेंगे तो HCF की बात की गई है यानी कि महत्तम समापवर्तक, और LCM की बात की गई है यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। यहां पर हमें दो संख्याएं नहीं दी गई हैं, सिर्फ हमसे HCF और LCM सभी में दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं हो सकता। अगर इनमें से कोई भी दो संख्या और दी रही रहती कि पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो हम लोग गुणनफल करके कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, जो इक्वल आता वो सही होता और जो इक्वल नहीं आता वो गलत होता। लेकिन हमारे पास जो नंबर्स हैं, जो दो संख्या हैं, उसका डेटा नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ HCF और LCM दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। जो HCF होता है, जो महत्तम समापवर्तक होता है, वो पूरी तरीके से विभाजित कर देता है LCM को यानी कि लघुत्तम समापवर्तक को। चलिए इसी को आधार बना करके हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर LCM 210 है और HCF कितना है, 15 है। अगर 210 में 15 से मैं भाग दूँ तो कितनी बार में जाएगा, 15 एकम 15, और यहाँ पर 6 बचा 60 हो जाएगा, 15 चौके 60। ये पूरी तरीके से कट रहा है यानी कि ये बिल्कुल सही है, और चूंकि सही है इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए 28 से अगर हम लोग काटें तो ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। देखिए 8 सत्ते 56 का 6 और हाथ में 5, और उसके बाद से देखिए 7 दूनी 14 और 5 19, ये भी पूरी तरीके से कट रहा है, 7 बार में जाएगा। 28 गुणे 7 करेंगे तो 196 आता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि पूरी तरीके से कट जा रहा है। पहले विकल्प में देखिए अगर HCF जो कि 12 है उसको LCM में मैं भाग दूं तो 12 9 108, ये भी पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2, देखिए दो संख्याओं का LCM कितना दिया गया है, 180, और HCF कितना दिया गया, 25 दिया गया है। अब अगर 180 में मैं 25 से भाग दूं तो ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा, इस वजह से यही हमारा उत्तर होगा, ये कथन सत्य नहीं है। विकल्प नंबर 2 इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि A और B अंक हैं तो A3 + 8B बराबर 150 दिया गया, तो A - B का मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, ये गुणा नहीं है बल्कि 2 डिजिट का ये संख्या है जिसमें पहला डिजिट 8 है और दूसरा डिजिट B है। ये 3 से A में गुणा नहीं है बल्कि पहला डिजिट संख्या का A है और दूसरा डिजिट 3 है। अब इसी को ध्यान में रख करके हमको A - B का मान ज्ञात करना है। देखिए अगर मैं ऐसे कर दूं A और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8 और B, इन दोनों को जोड़ें तो इसका मान कितना है, 150 है। यानी कि ये कंफर्म है कि 3 में क्या जोड़ दें कि हमारा मान 0 आ जाए, तो 3 में आप कहेंगे कि 7 जोड़ देंगे, ये 7 जोड़ेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 7 3 10 के 0, हाथ में 1 यहाँ बच गया। अब 8 और 1 9 हो गया, 9 में हम लोग क्या जोड़ दें कि 15 आ जाए, तो 9 में 6 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि A का मान हमने कितना निकाल लिया, 6, और B का मान हमने कितना निकाल लिया, 7 निकाल लिया। ठीक है, कंफर्म हो गया। A का मान है हमारा 6 और B का मान है 7। अब हमसे A - B का मान पूछा गया था, तो 6 में से 7 घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, -1। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर देखिए मैं बेलन बनाता हूँ, इसकी जो ऊंचाई दी गई है पहले बेलन की वो दी गई है 30 सेंटीमीटर, और इसके आधार की त्रिज्या दी गई है वो दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर। और दूसरे बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है, देखिए ये दूसरा बेलन है, इसका ऊंचाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है, वो दिया गया है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, पहले बेलन के आयतन और दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप जानते हैं πr² × h। ठीक है, तो पहले का आयतन डिवाइडेड बाई दूसरे का आयतन हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, π1 r1 h1 डिवाइडेड बाई π2 r2² h2। तो पाई तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो बिल्कुल कट जाएगा। उसके बाद से देखिए r1 कितना दिया गया था, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे h1 कितना था, 30 था, और r2 कितना था, 12 था, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और गुणे 15 हो जाएगा।
ठीक है, देखिए 15 से इसको काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36 गुणे 2 बटे 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से मैं काटूं तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 बचेगा, 2 सत्ते 14 और फिर 4 बचा, 4 2 दूनी 4। अब देखिए 36 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी 1:2 का अनुपात आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 1:2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक आयत का परिमाप 104 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का जो परिमाप हमको दिया गया, तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। इसका मान कितना दिया गया, 104 दिया गया है। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमको कितना दिया गया है, 8 और 5 का। तो अगर इसको मैं 8x मान लूँ और इसको 5x मान लूँ, बराबर कितना हो जाएगा, 104, और इसको 2 से काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 52 बार में। अब देखिए 8 5 13x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 52 डिवाइडेड बाई 13, 13 का 52, यानी x का मान 4 आ गया। यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हमको कितना दिया गया था, 8x, यानी कि 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 सेंटीमीटर। और चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई कितना दिया गया था, 5x, और x का मान कितना है, 4 है, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमसे आयत का क्षेत्रफल पूछा गया था, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, दोनों को गुणा कर दीजिए, 32 दूनी 64 और 1 जीरो उतर जाएगा, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 640 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजाओं 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, एक त्रिभुज हमको दिया गया जिसकी भुजाएं ये दी गई हैं। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर अगर मैं इनकी भुजाओं को देखूँ तो क्या क्या दिया गया, ध्यान से समझिएगा। पहला, अगर मैं 52 सेंटीमीटर, ये तो कंफर्म हो गया कि अगर ये कर्ण होगा, और ये 48 दिया गया है और ये 20 दिया गया है। अगर मैं 4 से काट देता हूँ, सबको 4 से काट देता हूँ, तो 4 पचे 20 और ये 12 चौका 48 और ये 13। देखिए 5 12 और 13 ट्रिपलेट है जो कि समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 12 का 144 जो कि 169 के बराबर होगा। यानी कि ये कंफर्म है कि ये एक समकोण त्रिभुज ही है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार जिसका मान हमको कितना दिया गया था, 20, गुणे ऊंचाई जिसका मान हमको कितना दिया गया था, 48। इससे काटेंगे तो 10 बार में जाएगा और 48 480 हो जाएगा। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना हमसे बोला गया था, तो 30 से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 0 और ये हो जाएगा 0 0 और ये देखिए 0 8 त्रिक 24 के 4 हाथ में 2, 12 और 2 14, 0 0 4 4 1, इतना हो जाएगा इसका वर्ग का क्षेत्रफल। अब हमसे वर्ग का परिमाप पूछा था, तो जब ये क्षेत्रफल है तो एक भुजा का माप क्या हो जाएगा, एक भुजा का वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो इतने का बराबर हो जाएगा। अब ए का मान क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हम लोग निकाल लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 12 का स्क्वायर होता है और 1 जीरो लग जाएगा, 120 इसका क्या हो जाएगा, एक भुजा का माप हो जाएगा। और जो वर्ग का परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। एक भुजा का माप हमें 120 मिल गया, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक का 48 यानी कि 480 सेंटीमीटर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, 32 संख्या कार्डों को जिन पर 1 से 32 तक संख्याएं अंकित हैं एक बक्से में रखा जाता है। उनमें से एक संख्या कार्ड को यादृच्छिक यानी रैंडमली निकाला जाता है। उस कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बॉक्स है जिसमें 32 कार्ड इस प्रकार से रखे गए हैं और प्रत्येक कार्ड पर 1 से लेकर के 32 तक का नंबर लिखा गया है। अब इसमें से इस बॉक्स में से कोई भी एक कार्ड रैंडमली निकाल लिया जाता है। तो ये हमसे ये पूछा जा रहा है कि उस कार्ड पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि 1 से 32 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो 1 से 32 के बीच में 2 अभाज्य संख्या होगी, 3 होगी, उसके बाद से 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, उसके बाद से 19 होगा, उसके बाद से 23 होगा, 23 के बाद से 29 होगा और 29 के बाद से 31 होगा। ठीक है, और इन सबको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि जो फेवरेबल कंडीशन है उनकी संख्या 11 हो गई। और टोटल कितनी कार्ड है, टोटल कितनी संभावनाएं हैं, तो 32 कार्ड है, तो 32 से हम लोग भाग दे देंगे, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 11/32 हमारा विकल्प होगा। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 11/32 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। विकल्प नंबर 3 सही जवाब है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित चतुर्भुजों में से किसकी 4 सममित रेखाएं हैं तथा कोटि क्रम 4 की घूर्णन सममिति है। ध्यान से समझिएगा, सममित रेखा क्या होती है। एक यहाँ पर मैं आकृति मान लीजिए लेता हूँ, ये आयत लेता हूँ, तो अगर मैं इसको ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से काट दूँ तो ये वाला जो पूरा पार्ट है इस वाले पूरे पार्ट के बिल्कुल बराबर होगा, और बराबर को ही सममित बोला जाता है। यानी कि अगर इस पूरे पार्ट को, यहाँ तक देखिएगा ध्यान से, इस पूरे पार्ट को उठा करके हूबहू इसके ऊपर रख दो तो ये पूरा एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, यानी बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेगा। इसे ही हम लोग सममित बोलते हैं। और ये किसके सापेक्ष हो रहा है, इस अक्ष के सापेक्ष हो रहा है, तो इस अक्ष को ही हम लोग एक सममित रेखा काउंट करेंगे। इसी प्रकार से बोला जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें 4 सममित रेखाएं होंगी। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है, और आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से लाइन खींचता हूँ तो देखिए क्या ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के सममित है, नहीं है, तो ये सममित रेखा नहीं काउंट की जाएगी। इसी प्रकार से देखिए, अगर मैं क्षैतिज इस प्रकार से काट देता हूँ तो क्या ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के सममित है, नहीं है। सममित कहने का मतलब कि अगर इस वाले पार्ट को मैं मोड़ दूं तो क्या ये इसको पूरी तरीके से ढकेगा, नहीं ढक पाएगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी ये भी सममित रेखा नहीं मानी जाएगी। अब इसी प्रकार से देखिए, अगर तीसरा मैं यहाँ से इसके विकर्ण के सापेक्ष मोड़ता हूँ, देखिए ये विकर्ण के सापेक्ष इस प्रकार से करता हूं तो ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को पूरी तरीके से ढक लेगा, यानी कि एक सममित रेखा ये हो गई। और अगर इसी प्रकार से इस विकर्ण से मैं मोड़ दूं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट था, इस वाले पार्ट को पूरा मोड़ लेगा, यानी ये भी एक सममित रेखा होगी। यानी कि समांतर चतुर्भुज में सममित रेखा कितनी है, 2 है, और हमसे प्रश्न में कितना पूछा गया था, 4, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, आयत दिया गया है। आयत क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होगा जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होगी और समानांतर होगी, ठीक है। अगर इसको बीच से मैं काट दूं तो ये देखिए ये वाला पार्ट हूबहू इसके इक्वल है और इसको एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेगा, तो यानी एक सममित रेखा ये हो गई। इसी प्रकार से अगर मैं इसको इस प्रकार से क्षैतिज काट दूं तो ये भी एक सममित रेखा होगी, क्योंकि ये वाला जो पूरा पार्ट है इस वाले पूरे पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन क्या हो जब मैं इसको विकर्ण की तरफ से मोड़ूं, देखिए अभी तक 2 सममित रेखा हो गई है, ठीक है। अब अगर मैं इसको विकर्ण की तरफ से मोड़ता हूं, विकर्ण के सापेक्ष, तो देखिए यहां से अगर मैं मोड़ूं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसको पूरी तरीके से नहीं ढकेगा, क्योंकि देखिए जब इसको मैं मोड़ूंगा तो ये इस प्रकार से आकर के इस प्रकार से आकर के मुड़ेगा, इस प्रकार से कुछ, तो ये बिल्कुल सममित रेखा नहीं है, तो ये सममित रेखा नहीं मानी जाएगी। और इसी प्रकार से इस विकर्ण के सापेक्ष भी करेंगे तो ये भी हमारा सिमेट्री नहीं होगा। यानी कि आयत में कितनी सिमेट्री लाइन है, सिर्फ 2 सिमेट्री लाइन है, और चूंकि प्रश्न में 4 पूछा गया था तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चलिए बात करेंगे पहले विकल्प की, समचतुर्भुज बोला गया था। समचतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं के साथ साथ जो बाकी के शेष 2 भुजाएं दोनों बराबर होती हैं, यानी कि चारों भुजाएं इसकी समान है, और जो समानांतर रेखाएं होती हैं, समानांतर भुजाएं होती है, वो सिर्फ आमने सामने की होती है, ठीक है। यानी कि चारों भुजाएं बराबर तो हैं, लेकिन ये आमने सामने की भुजा केवल समानांतर होती हैं, ठीक है। चलिए अगर इसको हम लोग क्षैतिज इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर पहले काटें तो क्या ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, नहीं है, तो ये सममित रेखा नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर क्षैतिज काट दूं तो ये वाला पार्ट जो है इसके सममित नहीं है, मतलब ये पूरा पार्ट इसके सममित नहीं है। सममित कहने का मतलब कि अगर इसको मैं मोड़ देता हूं तो हूबहू इसको एक तरीके से ढक लेने की बात हो रही है, लेकिन जब आप मोड़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये बिल्कुल इक्वल नहीं आएगा, इस वजह से ये भी सममित रेखा नहीं है। अब अगर विकर्ण के सापेक्ष काटूं तो देखिए विकर्ण के सापेक्ष काटेंगे तो ये वाला पार्ट जो है इसको पूरा तरीके से ढक लेगा, यानी कि एक सममित रेखा ये हो गई, और अगर इस विकर्ण के सापेक्ष करूं तो ये इसको पूरा ढक लेगा, यानी 2 सममित रेखा होती है समचतुर्भुज में। तो समचतुर्भुज में कितनी सममित रेखा है, 2 है, और हमसे प्रश्न में 4 पूछा गया था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प केवल बचा है वर्ग का। वर्ग को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए वर्ग में क्या होता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। अगर मैं इसको ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से काटूं तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को पूरी तरीके से ढक लेगा, यानी कि एक सममित रेखा ये हो गई। इसी प्रकार से क्षैतिज काटूं तो ये वाला जो पूरा पार्ट है इस वाले पूरे पार्ट को पूरी तरीके से ढक लेगा, यानी कि एक सममित रेखा ये हो जाएगी। 2 सममित रेखा हो गई, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। अब अगर विकर्ण के सापेक्ष में इसको काटूं तो देखिए ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को पूरी तरीके से ढक लेगा, यानी एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा,
ठीक है। इसलिए ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो भुजा है, ये पूरी तरीके से इक्वल है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, पूरी तरीके से ये इसको ढक लेगा। ठीक है, तो ये तीसरी सममित रेखा हो गई, और चौथा भी इसका विकर्ण का इसके सापेक्ष अगर काटे तो ये चौथी सममित रेखा हो जाएगी। यानी वर्ग में टोटल सममित रेखा कितनी होती है, टोटल सममित रेखा 4 होती है, और प्रश्न में हमसे 4 ही पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 2 वर्ग इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें PR और QS परस्पर समद्विभाजित करते हैं और PR जो है वो QS के बिल्कुल बराबर है, तब PQRS एक कौन सा चतुर्भुज है हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कोई भी इस प्रकार से चतुर्भुज है PQ R और S, तो यहाँ पर देखिए PR बोला जा रहा है यानी कि ये वाला विकर्ण, और QS बोला जा रहा है यानी कि ये वाला विकर्ण। ये कहा जा रहा है कि ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये जितना है उतना ही ये भी होगा, और जितना ये है उतना ये होगा। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि PR बराबर QS, यानी कि ये दोनों विकर्ण आपस में बिल्कुल बराबर हैं। तो ये चतुर्भुज क्या होगा, तो ये चतुर्भुज जो होगा वो आयत होगा। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं। देखिए ये आयत हो गया, तो इसका विकर्ण जो है बिल्कुल बराबर होता है, और ये वाला जो पार्ट है इसके बराबर होगा, और ये वाला जो पार्ट है इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये किस में होता है, केवल आयत में दिए गए ऑप्शंस में से, तो आयत इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि समचतुर्भुज में कैसे होगा, तो देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है, इस प्रकार की कुछ संरचना होगी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हैं। तो यहाँ तो देख लीजिए पहले ये वाला विकर्ण जो है इस वाले विकर्ण से छोटा है, यानी ये वाला जो विकर्ण है ये बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो ये बराबर होने का तो सवाल होता नहीं, तो ये गलत हो गया। केवल समानांतर चतुर्भुज बोला गया। समानांतर चतुर्भुज को एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए समानांतर चतुर्भुज किस इस प्रकार से होता है, ये आयत का फॉर्म होता है लेकिन आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, और इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें देखिए ये वाला जो विकर्ण है इस वाले विकर्ण से देखने में ही आपको छोटा लगेगा। ठीक है, तो ये भी इस वाले प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और चौथा दिया गया समलंब। समलंब क्या होता है, इस प्रकार से कुछ संरचना होती है जिसकी दो भुजाएं समानांतर होती हैं और दो भुजाएं असमानांतर होती हैं। तो इसमें भी जो विकर्ण होता है वो बिल्कुल बराबर नहीं होता और समद्विभाजित नहीं करता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प केवल बचा, ऑप्शन नंबर 2 आयत इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वह धनराशि जो 14% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 2520 रुपया साधारण ब्याज अर्जित करती है, निम्नलिखित में से क्या होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन, मान लीजिए मूलधन को मैं x मान रहा हूँ, गुणे दर बराबर 14% दिया गया है, और समय 2 वर्ष दिया गया है बटे 100, और इसका मान कितना दिया गया है हमें, ब्याज का 25-20 दिया गया है। देखिए अगर इसको 14 से मैं काट दूँ तो 14 एकम 14 11 बच जाएगा, और 11 112 हो जाएगा, तो 14 7 98, उसके बाद से 14 8 112 हो जाएगा, तो 8 बार में जाएगा, और उसके बाद से ये 0 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 90 बार में जाएगा, और x का मान आ जाएगा आपका 9000। यानी कि वो धनराशि कितनी होगी, वो धनराशि 9000 होगी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है 8x + 33 = 25 + 17x। तो देखिए 8x को मैं इधर कर रहा हूँ और 25 को इधर कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 17 में से 8 घटेगा तो 9x बराबर क्या बचेगा, 33 में से 25 घटेगा तो 8 बचेगा। x का मान कितना आ गया, 8/9 आ गया। अब इस इक्वेशन में x का मान रखिए, तो x का मान अगर हम लोग 8/9 रख दें का होल क्यूब प्लस 2, तो 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, अब प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 729 को मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये 512 तो एज इट इज रहेगा, और इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 7 14। इन दोनों को जोड़ दीजिए अंश वाले को, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 8 10 के 0 हाथ में 1 2 और 5 7 5 और 4 9 और ये 1 डिवाइडेड बाई 729 1970/729 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था x² - 17x - 38 का गुणनखंडित रूप है। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, x² और -17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -19x और प्लस 2x, क्योंकि 19 दूनी 38 हो जाएगा और इसको जब जोड़ेंगे तो -17 बचेगा, -38 हमारा ऐसे ही है। तो यहाँ से x मैं कॉमन ले लूँ तो x - 19 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लूँ तो x - 19 हो जाएगा। अब दोनों में से x - 19 कॉमन ले लेते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x + 2, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्प में देखिए
यहाँ पर दिया गया है x-19 और x+2, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखिए दो द्विघात समीकरण दिए गए हैं और बोला गया है कि इनके गुणनफल में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। इन दोनों को आपस में गुणा करना है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। देखिए पहले जब मैं इसका इन सब में पहले गुणा कर रहा हूं तो देखिए कहां से हमें एक्स स्क्वायर मिल सकता है। इसमें करेंगे तो इसमें एक्स क्यूब एक्स पर घात 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और ये 2 मिलकर के 4 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो फिर एक्स क्यूब हो जाएगा और हमसे एक्स स्क्वायर पूछा गया था। इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, यानी 4x² ये प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पर इसका गुणा हमने कर दिया तो हमें मिल गया 4x²। ठीक है, फिर देखिए अब इसका गुणा करते हैं। इसमें करेंगे तो क्यूब मिल जाएगा, इसमें करेंगे तो स्क्वायर मिलेगा और 7 × 5 = 35 माइनस में 35x² मिलेगा और इसमें जब करेंगे तो हमें केवल x मिलेगा, तो इसको भी मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए 8 का गुणा इसमें करेंगे तो x² मिलेगा, यानी कि -16x², और इसमें करेंगे तो केवल x मिलेगा, इसमें बिल्कुल कांस्टेंट मिलेगा। तो यही 3 टर्म है जिसमें x² मिलेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये प्लस में था और ये माइनस में था, यानी क्या बचेगा -35 और -12x²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसको जोड़िए, 5 2 7 और 3 1 4 -47x² हमारा उत्तर आएगा, यानी कि x² का गुणांक हमसे पूछा गया था। गुणांक क्या है? -47 है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है 15 और यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है, इससे भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो चलिए पहले इसको सरल रूप में और कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 15 और इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए x -4 और x+3। सिंपली मैंने गुणनखंड केवल किया है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -12 हो जाएगा, x² मिल जाएगा और माइनस का x मिलेगा। यहाँ तक क्लियर। और इसमें हमें भाग देना है इससे, इस वाले टर्म से, तो क्या हो जाएगा 5x+3 हो जाएगा और ये दिया गया है x² माइनस, अगर इसको 4 का स्क्वायर लिख दो तो क्या हो जाएगा a+b, यानी कि x+4 और दूसरे ब्रैकेट में x-4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, चलिए देखिए x+3 से x+3 कट जाएगा और उसके बाद से x-4 से x-4 कट जाएगा, 5 × 3 = 15, यानी कि ऊपर केवल 3 बचेगा और नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा x+4। 3/x+4 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया 3/x+4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:2:4 है, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या होगा। तो मान लीजिए कि ये चूंकि अनुपात में है तो तीनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, यानी 3 2 5 5 4 9 x = 180 अंश दिया गया है, यानी x का मान हमें 20 मिल गया। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? ये वाला होगा, तो यानी 20 चौका 80, और सबसे छोटा कोण ये वाला होगा 2 × 20 यानी कि 40। दोनों का डिफरेंस हम लोग लेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 40 अंश इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, AB एक सरल रेखा है। चलिए मैं AB रेखा इस प्रकार से खींच देता हूँ। ये AB कोई रेखा हो गई। आगे पढ़िए, जिस पर O एक बिंदु स्थित है। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक बिंदु O ले लेता हूँ। AB के बाहर बिंदु C लेते हैं। AB के बाहर कोई बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर मैंने C ले लिया। एक किरण OC खींची जाती है। अब O से C को मैंने मिला दिया। आगे पढ़िए, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कोण AOC, कोण AOC यानी ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये वाला जो कोण है, ये वाला, ठीक है, और कोण BOC यानी देखिए BO और C यानी कि ये वाला कोण, इन दोनों को कहा जा रहा है कि ये एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। इनके बीच में देखिए ये एक रेखा युग्म है, एक रेखा है, उभयनिष्ठ रेखा है, और ये जो कोण बना रहे हैं वो रैखिक युग्म है। ठीक है, और ये दोनों जो कोण हैं वो आसन्न कोण भी बोले जाएंगे। आसन्न कोण क्या होता है? आसन्न कोण वो होता है जिसमें एक रेखा कॉमन हो और साथ ही साथ दोनों कोणों का योग जो हो वो 180 अंश का हो। तो ये देखिए इसका और इसका कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश तो होगा ही होगा। तो ये पहला वाला हमारा सही है। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि कोण AOB। अब देखिए AOB ये यानी सीधी रेखा की बात कर रहा है। सीधी रेखा का कोण कितना होता है? 180 अंश होता है। यानी AOB का मान कितना हो जाएगा? कोण AOB का मान कितना हो जाएगा? 180 अंश। और कहा जा रहा है कोण BOC यानी ये वाला, इस वाले कोण का मान आसन्न कोण कहा जा रहा है। तो अभी हमने पहले विकल्प में देखा कि आसन्न कोण में जो दो कोण होंगे
उन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और यहाँ पर केवल एक कोण इस वाले का ही मान 180 अंश हो गया है, और इसका कुछ ना कुछ तो मान होगा ही होगा, यानी वो 180 अंश से ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से ये दोनों कोण जो है वो आसन्न कोण नहीं बोले जाएंगे, ये विकल्प गलत है। यानी कि केवल ए वाला जो स्टेटमेंट है वहीं केवल सही है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया केवल ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 100 अंश का है तो त्रिभुज के शेष कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ त्रिभुज इस प्रकार से है, ठीक है। इसका एक कोण मान लीजिए ये वाला कोण हमें 100 दिया गया है, और बोला जा रहा है कि शेष दो जो कोण बचे हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका समद्विभाजक यानी कोणों का आधा करता हुआ एक रेखा खींचा गया, और इसके भी कोणों को आधा करता हुआ एक रेखा खींचा गया। जहां पर मिलेगा वहां पर ये वाला जो कोण बनेगा उसका मान हमसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इस त्रिभुज को ए बी और इसको सी मान लूँ और इसको ओ मान लूँ, तो त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा जब ये 100 अंश हो गया तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। अगर इस कोण को, पूरे कोण बी को मैं x मान लूं और इस पूरे कोण को मैं y मान लूं, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस x प्लस y, त्रिभुज ए बी सी में मैं देख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, तो 180 अंश हो जाएगा, यानी कि x प्लस y का मान कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट तो होगा नहीं, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए ये x प्लस y का मान हमने 80 निकाल लिया। अब त्रिभुज इसमें देखिएगा ओ बी सी में जो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग मैं निकाल रहा हूं, यहां पर आपको यहां पर बी ओ सी का मान निकालना है। बी ओ सी, कोण बी ओ सी, यानी कि ये देखिए इस वाले कोण का मान हमको निकालना है, प्लस ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा x/2, ठीक है, क्योंकि ये रेखा जो है वो इस कोण को समद्विभाजित करे। ये पूरा कोण x था तो ये इसका आधा x/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर देखिए ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y/2। यहां तक क्लियर। इसका मान कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब देखिए कोण बी ओ सी का मान हमें निकालना है, तो इसको एज इट इज रखते हैं और 1/2 मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा आपका x प्लस वाई प्लस बराबर 180 अंश। x प्लस वाई का मान हमने कितना निकाला, 80 निकाला है, तो 80 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 40 बचेगा, और 40 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा 180 में से, यानी 180 माइनस 40 बराबर 140 हमारा उत्तर आएगा। उत्तर क्या आएगा, कोण बी ओ सी बराबर कितना आएगा, 140 अंश। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 140 अंश, इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए प्रेक्षण जो ये दिए गए हैं, इसके माध्यक, परिसर और बहुलक का माध्य हमसे निकालने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे माध्यक निकालने के लिए हमको इसको अरेंज करना होगा बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में, तो मैं इसको बढ़ते क्रम में लिखता हूं। देखिए सबसे छोटा अगर बात करें तो ये देखिए सबसे छोटा जो है इसमें है 3 है, तो 3 को मैं पहले लिखता हूं। उसके बाद से देखिए 3 से बड़ा कौन सा है, 3 से बड़ा 9 दिया गया है, तो उसके बाद मैं 9 लिखूंगा। 9 से बड़ा 11 दिया गया है तो 11 लिखूंगा। 11 से बड़ा 12 है। उसके बाद से देखिए 12 से बड़ा कौन सा दिया गया है, उसके बाद से दिया गया 16, तो मैं यहाँ पर 16 लिख दूंगा। उससे बड़ा देखिए 18 दिया गया है तो 18 लिख दूंगा। उससे बड़ा देखिए 19 2 बार में दिया गया है तो 19 को तो मैं 2 बार लिख देता हूँ। और उसके बाद से देखिए 25 दिया गया है, और अंत में क्या दिया गया है, अंत में दिया गया है 30। हमसे क्या बोला जा रहा था कि माध्यक निकालने के लिए, माध्यक यानी कि मध्य का अंक। अब सबको गिन लीजिए कितने टर्म है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब सम संख्या होती है तो क्या होता है माध्यक, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई 2। टोटल 10 संख्याएं थी तो 10/2 यानी 5वां पद। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और उसके बाद से इसका मान कितना आएगा, 6वां पद यानी कि 18 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है, यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए 34, और 34 में 2 से भाग देंगे तो 17 आएगा, यानी कि इसका माध्यक कितना आ गया, इसका माध्यक आ गया 17। परिसर क्या होता है, परिसर होता है दी गई सीरीज में सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो 30 में से 3 घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 27। बहुलक क्या होता है, वो संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो, सबसे ज़्यादा बार आई हो। तो दिए गए सीरीज में केवल एक ही संख्या है जो 2 बार रिपीट हुई है, 19, तो इसका बहुलक हो जाएगा 19। अब इन तीनों का माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है, तीनों को जोड़ दीजिए और जितनी संख्या हैं उससे भाग दे दीजिए, यानी 3। तो देखिए 27 और 17 कितना हो जाएगा, 34, 44, 44 और 9 कितना हो जाएगा, 44 और 9 53 हो जाएगा, और 10 63 हो जाएगा। 63 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 21 हमारा मान आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा का वातावरण अधिगमकर्ताओं की गणित की चिंता को दूर करने में प्रमुख भूमिका
रखता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन स्थिति गणित कक्षा को डर और चिंता से मुक्त रखने का सूचक है? पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि ज़्यादातर विद्यार्थियों में गणित में अनुत्तीर्ण होने की अनुभूति, तो यहाँ तो डर है, यानी कि बच्चों में डर होने, फेल होने, अनुत्तीर्ण होने की अनुभूति है, यानी डर है। इस वजह से ये विकल्प नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि डर और चिंता से मुक्त रखना है। ठीक है। दूसरा देखिए, परिणाम आधारित आकलन जिसका उद्देश्य सही उत्तर देने के आधार पर विद्यार्थियों को श्रेणीक्रम करना है, यानी कि सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड आकलन किया जा रहा है कि तुम अगर 2+3 का उत्तर किसी ने अगर 5 लिखा है तो इसका मतलब वो सही है, और 2+3 का उत्तर किसी ने अगर 4 लिखा है तो इसका मतलब ये गलत है। तो केवल रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, इसके स्टेप्स पर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की संकल्पनात्मक समझ कहाँ तक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये केवल रिजल्ट ओरिएंटेड करने की बात कर रहा था, तो इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, ये भी निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, बच्चों द्वारा दैनिक जीवन से संबंधित समस्याएं प्रस्तुत करना और हल करना, ये बात बिल्कुल सही है। अब बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई अगर समस्याएं प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसी समस्या को सॉल्व कराने के लिए बच्चे को अगर आप ये कहेंगे कि आप एक दुकान पर गए और पहले आपने 2 टॉफ़ी खरीदी और फिर 3 टॉफ़ी खरीदी, अब आपके पास कुल कितनी टॉफियां हैं, तो बच्चा ये दैनिक जीवन से जोड़ करके देखता है कि चूंकि मैं टॉफी रोज खरीद ही रहा हूं, तो ये सभी लगता है कि ये तो मेरे से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो इसमें बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल होगा और भय और डर चिंता से मुक्त होगा। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, कक्षा में अध्यापक का प्रत्येक बच्चे के साथ अर्थपूर्ण रूप से कार्य करना, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर टीचर प्रत्येक बच्चे पर फोकस कर रहा है, प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे रहा है ताकि उसका जो अधिगम हो वो अर्थपूर्ण हो। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी केवल सी और डी वाला हमारा सही जवाब होगा। दिए गए ऑप्शंस में देखिए विकल्प नंबर 2 इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है? इकाई योजना क्या होता है? तो जो यूनिट पढ़ाए जाते हैं आपको, उस यूनिट को पढ़ाने से पहले जो प्लानिंग टीचर के द्वारा किया जा रहा है, उसके संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा इसका लाभ नहीं है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि यह शिक्षकों को समय और संसाधनों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। अब एक यूनिट में, एक चैप्टर में किस तरीके से क्या अरेंज करना है, अगर पहले से ये प्लानिंग टीचर के द्वारा किया गया रहेगा तो समय की बचत होगी। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, यह विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं पर तुलित जोड़ देने में मदद करता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। मान लीजिए एक चैप्टर में हो सकता है कि 4 से 5 कॉन्सेप्ट हो, तो अगर पहले से प्लानिंग होगी तो सभी कॉन्सेप्ट पर इक्वल फोकस किया जाएगा टीचर के द्वारा और सभी कॉन्सेप्ट संतुलित तौर पर बच्चों को रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो यह भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, यह विषय वस्तु की एक व्यवस्थित, अनुक्रमिक और श्रेणीबद्ध व्यवस्था तैयार करने में मदद करता है। जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए एक ही यूनिट में 4 से 5 कॉन्सेप्ट हैं और अगला कॉन्सेप्ट पिछले कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट होता है, तो एक हायरार्की होनी चाहिए कि सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए, उसके बाद कौन, उसके अगला कौन, उसके अगला कौन। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, श्रेणीबद्ध तरीके से पढ़ाने की बात कर रहा है। ये विकल्प पॉजिटिव, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यह छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रतिबंधित करने में मदद करता है। तो ये बेसिकली प्लानिंग जो है वो टीचर के द्वारा की जा रही है, ना कि छात्रों के द्वारा। तो ये शिक्षकों की मदद करेगा, छात्रों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। यूनिट को किस प्रकार से पढ़ाना है इसकी योजना शिक्षक ने बनाई थी, तो इसका लाभ शिक्षक को मिलेगा सारे चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से बच्चों को पढ़ाने के संदर्भ में। इसमें छात्रों के अनुभव का कोई भी रोल नहीं है, इस वजह से ये संकुचित है, निगेटिव था। इस वजह से चूंकि निगेटिव ही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों की गणित की अवधारणात्मक त्रुटि को रोकने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करेंगे? यहाँ पर देख लीजिए, कॉन्सेप्चुअल जो एरर बच्चे के द्वारा किया जाता है उसको रोकना है और हमसे कौन सा उपाय किया जाएगा वो पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है, अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट के अधिगम के लिए व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि एनसीएफ 2005 बच्चों के अनुभव यानी कि उसके परिवेश से जोड़ करके शिक्षा देने की बात करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि जो गणित के प्रश्न बच्चों को सॉल्व कराया जा रहा है, जैसे कि 2 + 3 बराबर क्या होगा या फिर 3 - 1 बराबर क्या होगा, ये गणितीय अवधारणा है जोड़ का या फिर घटाने का। तो इसको इस प्रकार से जोड़ करके दिया जा सकता है कि आपके पिता ने पहले आपको 3 टॉफी दिए, उसमें से एक टॉफी आपने अपने छोटे भाई को दे दिया, तो अब आपके पास कितने टॉफी बचे। तो ये चूंकि व्यवहारिक अनुभव है, बच्चा अपने परिवेश में, अपने जीवन में इस प्रकार की घटनाएं किया होगा, अपने भाई को टॉफी दिया होगा, तो वो इससे जुड़ाव महसूस करता है और चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को जल्दी सीखता है। तो ये विकल्प पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा।
दूसरा देखिए, एक समृद्ध गणित वातावरण प्रदान करेंगे जो कि अवधारणाओं की गहरी समझ की ओर ले जाएगा। समृद्ध गणित वातावरण का मतलब क्या हो गया, जैसे कि देखिए प्रिंट रिच इन्वायरमेंट आपने पढ़ा होगा। प्राइमरी स्कूलों में क्या होता है कि जो दीवार होते हैं प्राइमरी स्कूल के, या फिर जो क्लासरूम के भी दीवार होते हैं, उस पर विभिन्न प्रकार के कार्टून्स और अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चे उस कार्टून्स में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, और उस कार्टून की वजह से, या फिर कुत्ते बिल्लियों का चित्र बना होगा तो बिल्ली का चित्र बना होगा, और उसके आगे आपको कैट लिखा होगा और एक बड़ा सा सी लिखा होगा। तो ये सी अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं बच्चे कैट यानी बिल्ली को देख करके। तो ये कहीं ना कहीं उन जो भी दीवारों पर इस प्रकार की गतिविधि की गई रहती है, या फिर जिस प्रकार से दीवारों पर इस प्रकार की पेंटिंग की गई रहती है, वो बच्चों को सीखने में मदद करती है। ये होता है प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, और यही इन्वायरमेंट अगर गणित के माध्यम से बच्चों को दे दिया जाए तो बच्चे गणित को भी आसानी से समझने लगेंगे। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, चर्चा के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करेंगे। ये भी बात बिल्कुल सही। खुले सिरे वाले प्रश्न क्या होता है, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि 2 + 3 बराबर क्या होगा, तो प्रत्येक बच्चा एक ही उत्तर देगा 5। क्यों? क्योंकि ये बंद सिरे वाला प्रश्न है। बंद सिरे वाले प्रश्न का मतलब ये होता है कि जिसका एक ही उत्तर हो सकता है, केवल सभी बच्चे एक ही उत्तर तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि दो संख्याएं ऐसी निकालिए जिसके अंकों का योग 15 हो, तो कोई निकाल होगा 1 + 14 निकालेगा, दूसरा बच्चा इसका उत्तर 2 + 13 निकालेगा, इसी प्रकार से तीसरा 3 + 12 निकालेगा। इसी प्रकार से बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, और अगर दशमलव में जाए तो अनंत उत्तर हो सकते हैं। भिन्नों को ले लिया जाए तो अनंत उत्तर हो सकते हैं। तो ये खुले सिरे वाला प्रश्न है। जब भी खुले सिरे वाले प्रश्न बच्चों को दिया जाता है तो बच्चे अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, तो ये भी विकल्प हमारा पॉजिटिव था, उत्तर होगा। चौथा देखिए, कैलकुलेटर के उपयोग को बढ़ावा देंगे। कैलकुलेटर के उपयोग से बच्चे जो जोड़ घटाना गुणा भाग का संकल्पनात्मक समझ है वो अपने अंदर विकसित नहीं कर पाएंगे। ये निगेटिव था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि ए, बी और सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। विकल्प नंबर 3 में आप देख पा रहे ए, बी और सी की चर्चा की गई है। विकल्प नंबर 3 इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के स्मरण उत्सव पर हाल ही में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा स्कूलों में गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर जो गणित है इसका फुल फॉर्म हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए, जी से हो जाएगा ग्रोइंग, ए से एप्टीट्यूड और इन, और उसके बाद से एन से न्यूमेरिकल, और आई से इनोवेशन, और टी से ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित की ऐसी स्थिति होनी चाहिए जहां विद्यार्थी, तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को गणित या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसको उसके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, यानी कि परिवेश में जो कुछ भी उसने देखा है वो उसका अनुभव हो गया। अब उसी अनुभव को आधार बना करके बच्चे को आगे की शिक्षा देनी है। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि संदर्भ आधारित गणितीय समस्याओं को हल करने हेतु अभिसारी चिंतन का उपयोग करें। अभिसारी मतलब कि जो कि बिल्कुल सीमित चिंतन की बात कर रहा है। अपसारी का मतलब ये होता है मौलिक विचार प्रत्येक बच्चा अपना अलग अलग ला रहा है, लेकिन अभिसारी का मतलब कि सब लोग एक ही रटी रटाई विधि से प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये विकल्प चूंकि निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान हेतु सूत्रों को याद करें। एनसीएफ 2005 कभी भी रटने याद करने पर फोकस नहीं करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी रटने याद करने को निषेध करती है। उनका यह मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करेंगे, सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, ना कि रट करके। तो यह भी विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, गणित को स्कूली जीवन के एक भाग के रूप में समझें। यानी कि गणित को केवल ये कहा जा रहा है कि स्कूल में गणित एक पार्ट मात्र है, इस वजह से गणित को पढ़ाया जा रहा है। तो यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, गणित को अपने जीवन के अनुभवों के एक भाग के रूप में समझे। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अनुभव क्या होगा, जो बच्चा अपने परिवेश में देखेगा, परिवेश में जो प्रत्यक्ष तौर पर देख रहा है वहीं उसे अनुभव होगा, और उसके उस अनुभव से जोड़ करके गणित पढ़ाने की बात करता है एनसीएफ 2005। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है और यही हमारा सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक माध्यमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को 1 मीटर लंबी रस्सी का टुकड़ा दिया। 1 मीटर लंबी रस्सी का टुकड़ा है, ध्यान से समझिएगा। उसने उन्हें एक सूची बनाने के लिए कहा जिससे आसपास की उन वस्तुओं को लिखना है जो कि 1 मीटर लंबी हैं। ठीक है, 1 मीटर से थोड़ी कम या फिर अधिक हैं, दोगुनी है या फिर 1 मीटर से आधी हैं।
इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन से कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि कक्षा में लंबाई की मानक इकाई का परिचय देने के लिए इस क्रियाकलाप का उपयोग किया जा सकता है। मानक लंबाई की बात की जा रही है। अब चूंकि जो रस्सी बच्चों को दिया गया था वो मानक के बराबर ही है, यानी बिल्कुल 1 मीटर का दिया गया था, यानी ये मानक इकाई का परिचय देने में कहीं ना कहीं उपयोगी होगी, इस वजह से हमारा उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि जो रस्सी है वो वही 1 मीटर का है, यानी कि वो मानक है, नापा गया है, इस वजह से ये मानक इकाई का परिचय देगा। दूसरा देखिए, इससे छात्रों को दैनिक जीवन में वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जाहिर सी बात है, अब बच्चों को सूची बनाने के लिए जो दिया गया है वो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग की जा रही वस्तुओं का एक अनुमान लगाएंगे कि कौन सा इस रस्सी से लगभग आधा है, कौन सा इस रस्सी का लगभग दुगना है और कौन सा उसके लगभग बराबर है, कौन सा थोड़ा कम है, कौन सा थोड़ा अधिक है। अब कितना अधिक है ये एग्जैक्ट तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ अनुमान जरूर लगा लेंगे कि हाँ इस रस्सी से थोड़ा सा बड़ा है या फिर इस रस्सी से थोड़ा सा छोटा है। तो ये क्या है, अनुमान बच्चे लगा रहे हैं और दैनिक जीवन से जोड़ने की बात कर रहा था, इस वजह से ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, कहा जा रहा है कि यह एक अच्छा क्रियाकलाप है जिसे मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करने या फिर इसके विलोम सूत्र को स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। तो यहां पर मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन बच्चे नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ रस्सी से नाप करके देखेंगे कि हाँ इसके बराबर है, इससे छोटा है, इससे बड़ा है या फिर इसका दुगना है। उसमें कहीं भी कन्वर्जन नहीं आ रहा है मीटर से सेंटीमीटर में, तो ये कन्वर्जन को नहीं प्रोत्साहित करेगा, ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, इस प्रकार का क्रियाकलाप केवल गृह कार्य के लिए दिया जाना चाहिए जिससे कि कक्षा के समय का उपयोग हो सके, प्रश्नों को हल करने के लिए किया जा सके। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां भी आपको केवल दिख जाए आपको आगे उस विकल्प पर विचार करना ही नहीं है। केवल, एकमात्र, एक ही, यही, ये सभी वर्ड निगेटिव सेंस देते हैं और चूंकि प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया इस वजह से ये कभी भी उत्तर होगा ही नहीं। ये चौथा विकल्प ऐसे ही कट हो गया, यानी कि देखिए केवल ए और बी वाला विकल्प हमारा सही है। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए दिया गया है ए और बी, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जॉर्ज पोलिया के अनुसार समस्या समाधान के 4 चरण हैं। यह चरण नीचे एक यादृच्छिक यानी कि रैंडम क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, यानी इसका सही अरेंजमेंट क्या होगा, सही इसका सीक्वेंस क्या होगा। तो देखिए, किसी भी समस्या को देख करके पहले हम लोग समस्या को समझते हैं, क्योंकि समस्या को समझेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इस पर कौन सी संक्रिया अपनानी है, जोड़ घटाना गुणा भाग में से क्या करना है। तो पहले हम लोग समस्याओं को समझते हैं, तो ये 1 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, समस्या को समझने के बाद से हम योजना तैयार करते हैं। क्या योजना तैयार करते हैं? योजना ये होता है कि अब हमें समस्या में किस संक्रिया का प्रयोग करना है, जोड़ घटाना गुणा भाग या फिर किस विधि का प्रयोग करना है, तो ये योजना के अंतर्गत आएगा। तो दूसरे नंबर पर हम लोग समस्या को समझने के बाद से योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद जो सूत्र या फिर जो नियम हम अप्लाई करना चाहते हैं उसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि योजना जो हमने बनाया है उसको अब इम्प्लीमेंट करने की बारी है, उसको अंजाम देने की बारी है, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा। अब जब योजना पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, यानी कि हम किसी रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं, अब उस रिजल्ट का फिर से जांच किया जाएगा कि जो रिजल्ट हमने निकाला है क्या वो सही है अथवा नहीं, यानी कि इसकी रीचेकिंग की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये चौथे नंबर पर आएगा, यानी कि हमारा क्रम क्या बना, सी, ए, बी और डी। सी, ए, बी, डी दिए गए विकल्प में देखिए किस में दिया गया है, सी, ए, बी, डी। आप ऑप्शन नंबर 3 में देखिए दिया गया है, विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यह तथ्य कि किन्हीं 2 भिन्नों के बीच एक भिन्न होता है इसे हम क्या कहते हैं। तो मान लीजिए एक भिन्न ये है 1/3 और दूसरा भिन्न है मान लीजिए कि 2/3। ठीक है, तो इनमें एक या फिर एक से ज़्यादा भिन्न होंगे ही होंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये भिन्नों का घनत्व गुण है, जिसे अंग्रेजी में डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन कहा जाता है। विकल्प नंबर 4 पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक मिडिल ग्रेड गणित की अध्यापिका ज्यामितीय आकृतियों के विषय पर अपने छात्रों में अधिगम के स्तर के आकलन के लिए रूब्रिक विकसित करना चाहती है। उन्होंने पहचान की कि वैन हिल के अनुसार छात्रों को ज्यामितीय तर्कणा के 4 स्तरों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। कॉलम ए में स्तरों का सुमेल कॉलम बी में संगत ज्यामितीय तर्कणा से कीजिए। ध्यान से समझिएगा, वैन हिल के द्वारा एक ज्यामितीय सिद्धांत दिया गया था जिसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि बच्चे ज्यामिति के बारे में किस प्रकार से सीखते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी आकृति को देख करके बच्चे पहले उसकी बनावट के आधार पर उसका वर्गीकरण करना सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक वर्ग है, ये एक आयत है, उसके बाद से ये एक समचतुर्भुज है और ये एक समानांतर चतुर्भुज है। तो पहले स्टेज में बच्चा सबको एक ही मानेगा। क्यों? क्योंकि वो बनावट के आधार पर देख रहा है कि सब में केवल 4 भुजा है, सब में केवल 4 भुजा है।
सभी आकृतियों में 4 भुजा है, तो यानी बनावट के आधार पर वो सभी आकृतियों को एक ही मानेगा कि ये सभी आकृतियां जिसमें 4 भुजा है उसे चतुर्भुज बोला जा रहा है। यानी कि पहले स्टेप में जो पहला स्तर है उसमें बनावट के आधार पर जो छात्र है वो वर्गीकृत कर पाता है। तो देखिए पहला हो गया। और दूसरा जो स्तर है इसमें क्या होता है कि अब गुणों के आधार पर छात्र वर्गीकरण सीख जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए अब दूसरे स्तर में जब बच्चा जाएगा तो इसके बीच वो अंतर कर लेगा। अब अंतर कर लेगा कि ये वर्ग है, क्यों? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। ये आयत है, क्यों? क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है। तो अब अगर उसकी आकृतियों के गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर लेता है तो ये दूसरे स्तर में होगा। पहले स्तर में सिर्फ बनावट के आधार पर या फिर दिखावट के आधार पर, और दूसरे स्तर में गुणों के आधार पर होता है। ठीक है। तीसरे स्तर में क्या होता है? तीसरे स्तर में विभिन्न आकृतियों के गुणों के आधार पर उनके बीच संबंध खोज पाता है बच्चा। जैसे कि देखिए इसका वर्ग का अगर हम लोग परिमाप निकालें तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति का परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है, और चूंकि सभी भुजाएं बराबर हैं इसलिए 4 गुणे भुजा हो जाता है। तो ये बच्चा इसके बीच में संबंध खोज लेता है इसके गुणों के आधार पर। ठीक है। और जो चौथा स्तर होता है उसमें बच्चा किसी प्रमेय को भी समझ पाता है। तो अब इसी को ध्यान में रखकर के हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। देखिए पहले स्तर में मैंने क्या बताया था? भौतिक दिखावट या फिर बनावट के आधार पर अंतर कर पाता है, तो पहले का 4 हो जाएगा। दूसरे स्तर में हमने क्या बताया था? गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाता है, तो देखिए गुणों के आधार पर, तो ये दूसरे का 3 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए तीसरे में क्या होता है? तीसरे में मैंने आपको बताया था कि विविध आकृतियों के गुणों के आधार पर उनके बीच संबंधों को खोज लेता है। देखिए ये संबंध को खोजा गया था, ये किस में होता है? स्तर 3 में होता है। और चौथे स्तर में क्या होता है कि छात्र जो है किसी प्रमेय को समझ पाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए चौथे का 1 हो जाएगा। यानी कि हमारा क्रम क्या बना? देखिए पहले का हो जाएगा 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और चौथे का 1 हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। देखिए विकल्प नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 8वीं की गणित की एक कक्षा में रश्मि ने एक समस्या को निम्नलिखित तरीके से हल किया। यह साबित करने के लिए कि यहां पर देखिए एक इक्वेशन दिया गया है, यदि a बटे बी बराबर सी बटे डी दिया गया है तो उसने इतने से शुरू किया और इसका उत्तर इतना निकाल करके रख दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि रश्मि ने अपनी कक्षा में किस प्रणाली विधि को लागू किया। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ से उसने शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था और उसका उत्तर ये प्राप्त हुआ। तो ये क्या है? ये विश्लेषण किया गया, जो हमें गिवन है, जो हमें दिया गया है उसके आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं। यानी कि ये कौन सी विधि है? विश्लेषणात्मक विधि इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया विश्लेषणात्मक विधि इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2 तार किसी विद्युत सेल के 2 सिरों से संयोजित है। मान लीजिए इस प्रकार से एक सेल है, इसमें से एक तार इधर से एक तार इधर से निकल रहा है। ठीक है। और इन तारों को क्या किया जा रहा है कि किसी अलग अलग लिक्विड में डुबोया जा रहा है। इन तारों को नीचे दिए गए द्रवों में एक बोतल एक के बाद एक दूसरों में डुबोया गया है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास रखी दिक सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी? विक्षेपण दर्शाएगी यानी कि जिसमें करंट फ्लो होगा उसी में केवल निडल जो है, कंपास की जो सुई है वो विक्षेपण दर्शाएगी। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। देखिए केरोसिन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। आसुत जल में भी नहीं होता है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लवण का विलयन अगर बोलें तो लवण यानी कि NaCl, तो इसमें आयन उपस्थित है Na+ और Cl-, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। और चीनी का विलयन में कोई भी आयन नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। केवल 3 वाला दिए गए ऑप्शन में देखिए विकल्प नंबर 2 में दिया गया है केवल 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रबड़, वाहन और सेल रसायनों जैसे उद्योग हानिकारक गैस छोड़ते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। ये गैस किन तत्वों के ऑक्साइड से बनते हैं? तो जो यहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है उसमें सल्फर भी रिस्पॉन्सिबल होता है और नाइट्रोजन भी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन और सल्फर इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी 2 लीटर धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है। यह तेल दाब आरोपित करेगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से जार है, इसकी कैपेसिटी 2 लीटर है और इसमें 500 ml यहाँ तक तेल मान लीजिए भरा हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो इसका तेल का प्रेशर होगा वो कहाँ पर लगेगा। तो तेल का प्रेशर जो है वो चारों दिशाओं में लगता है, मतलब कि इसके तल पर भी लगेगा और इसके जो जार है उसके इस सतह पर भी लगेगा। यानी कि चारों तरफ चारों दिशाओं में लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है सभी दिशाओं में इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिए गया कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए
ये वायु था, ठीक है, ये वायु है और नीचे जल है यानी कि पानी। जब प्रकाश यहाँ से एंटर करेगा तो यहाँ से एंटर करने के बाद से ये चूंकि सघन माध्यम है, पानी सघन माध्यम है वायु से, तो ये क्या होगा कि इसके किस में परिवर्तन होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करेगा तो उसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा जो है वो बढ़ जाती है। लेमडा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए लेमडा क्या होता है यानी तरंग दैर्ध्य क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रकाश कुछ इस प्रकार से गमन करता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक पूरा इस प्रकार से चक्कर लगाने में यानी कि जहाँ पॉइंट से हम लोग शुरू किए हैं वो पॉइंट अगली बार आने में इनके बीच की जो दूरी होती है इसे हम लोग लेमडा बोलते हैं। या फिर अगर आप यहाँ से और इसके बीच की दूरी निकालें तो ये भी बिल्कुल बराबर होगा और इसे हम लोग लेमडा बोलेंगे यानी कि तरंग दैर्ध्य। तो जो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है वो बढ़ जाती है जब वायु से जल में प्रवेश करता है। और देखिए जो कुल दूरी होती है यानी कि जो वेग होता है, दूरी बटे समय यानी कि जो वेग होता है वो क्या होता है, लेमडा बटे टी होता है। अब चूंकि लेमडा इसकी बढ़ जा रही है इसलिए इसका वेग भी बढ़ जाएगा, यानी कि किस पे प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों में वृद्धि होती है। विकल्प नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंजना ने 2 सर्वसम साइज के 2 गुट के लिए, सर्वसम साइज यानी कि बिल्कुल बराबर है, साइज में वेट में सब कुछ बराबर है। इनमें से एक एल्युमिनियम और दूसरा लेड का बना था। इनमें से एक एक करके जल में डुबोया गया। नीचे लिखे कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर प्रश्न हमसे उत्प्लावन बल के संदर्भ में पूछा गया। उत्प्लावन बल क्या होता है, तो एक मान लीजिए ये जल है और इस जल में पहले एल्युमिनियम का एक टुकड़ा डाला गया, तो इसके द्वारा जल के द्वारा नीचे से जो एल्युमिनियम के इस गुटके पर बल लगाया जा रहा है जिसकी वजह से ये गुटका तैर पा रहा है, उसे ही हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। और इसी प्रकार से जब दूसरी बार लेड का टुकड़ा डाला गया तो इसमें जो बल लगेगा नीचे से ऊपर की ओर उसे हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। तो ये किस पर डिपेंडेंट करता है, ये जो हम लोग द्रव यूज कर रहे हैं उसके घनत्व पर। जैसे कि देखिए जो जल का घनत्व है वो कम होगा और अगर हम लोग सरसों के तेल का घनत्व देखें तो उसका ज़्यादा होगा, यानी कि सरसों का तेल जो होता है वो जल से गाढ़ा होता है। तो जो सरसों के तेल में उत्प्लावन बल लगेगा वो ज़्यादा लगेगा और जल में उत्प्लावन बल कम लगेगा। यानी कि उत्प्लावन बल किस पर निर्भर कर रहा है, उत्प्लावन बल निर्भर करेगा कि जो द्रव है उसका घनत्व किसका ज़्यादा है, मतलब द्रव के घनत्व पर डायरेक्टली ये निर्भर करता है। इसके अलावा जो वस्तु डुबोई जा रही है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के मात्रा पर भी ये निर्भर करता है। चूंकि यहाँ पर सर्वसम साइज कहा गया है यानी कि दोनों के द्वारा जो द्रव यानी जल का मात्रा हटाया जाएगा वो समान होगा, इसीलिए प्रश्न में आपको सर्वसम पहले दे दिया गया है। जब दोनों का मात्रा समान हटाया जाएगा तो यानी कि उत्प्लावन बल सेम लगेगा। अब हमारा केवल एक ही पर निर्भरता बचा, वो है कि जो द्रव है उसकी घनत्व पर। तो दोनों बार जब लेड डुबाया जा रहा है और जब एल्युमिनियम डुबाया जा रहा है तो दोनों एक ही द्रव में यानी जल में डुबाया जा रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन में जल का घनत्व भी समान है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी कंडीशंस समान है, यानी कि जल दोनों बार यूज किया जा रहा है, यानी द्रव का जो घनत्व है वो दोनों बार समान है। और साथ ही साथ जो जल हटाया जा रहा है गुटके के द्वारा, चाहे एल्युमिनियम की बात की जाए और लेड की बात की जाए, चूंकि ये सर्वसम थे इस वजह से दोनों के द्वारा समान जल हटाया जा रहा होगा, यानी कि सब कुछ इक्वल हो गया, यानी कि इनके द्वारा जो उत्प्लावन बल लगेगा वो बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 में देखिए एल्युमिनियम पर कार्यरत उत्प्लावन बल लेड पर कार्यरत उत्प्लावन बल के बिल्कुल बराबर होगा। विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पुष्पों के जनन अंगों के बारे में नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर ए, बी और सी को पहचानिए। ए क्या दिया गया है, देखिए जनन ग्रंथियां जिसमें एक या फिर एक से अधिक बीजांड है तो इसे हम लोग अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, ए को क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे। और दूसरा देखिए क्या दिया गया, बी दिया गया पुष्प का नर जननांग, तो इसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। और तीसरा देखिए क्या दिया गया है, पुष्प का मादा जननांग, इसे हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब चारों विकल्पों में देखिए तो ये तीनों तो बिल्कुल गलत है। पहला हमारा हो जाएगा अंडाशय, दूसरा पुंकेसर और तीसरा स्त्री केसर। विकल्प नंबर 4 में देखिए अंडाशय, पुंकेसर और स्त्री केसर इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से वे कौन सी अवस्थाएं हैं जिनसे चक्रवात बन सकता है। चक्रवात की बात की जा रही है तो चक्रवात सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि वायु जब गोल 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 घूमते हुए इस प्रकार से ऊपर उठती है तो इसे हम लोग चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, तो ये
कैसे बन सकता है? देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ अगर वायुमंडल कहीं पर गर्म है तो वहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर के हल्की हो जाएगी और हल्की होकर के ऊपर उठने लगेगी। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद से देखिए जब वायु हल्की होकर के ऊपर उठेगी तो यहाँ पर दाब कैसा हो जाएगा? निम्न दाब होगा। क्यों? क्योंकि दाब जो होता है, वायु दाब जो होता है वो P बराबर F/A होता है। अब किसी पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए इस एरिया में अगर वायु कम हो गया, फोर्स कम हो गया, क्योंकि जितना ज़्यादा वायु उतना उसका ज़्यादा फोर्स उतना ही लगेगा, तो जब वायु कम हो गया तो फोर्स कम हो गया, यानी कि यहाँ पर निम्न दाब बन गया। अब जैसे ही निम्न दाब बना तो जहां पर उच्च दाब होगा, यानी कि जहां पर ज्यादा पवनें होंगी, सघन पवनें होंगी, वो क्या करेंगी कि इधर से निम्न दाब जिधर तापमान अधिक था उसकी तरफ चलने लगेंगी। यानी कि ये जो वायु आ रही है ये ठंडी हवाएं आ रही है, ठंडी हवाएं, और ये कैसी हवाएं थी? ये गर्म हवाएं थी जो ऊपर उठ रही थी। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि देखिए ये जो फोर्स लग रहा है जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये ऊपर की तरफ लगेगा, और ये ठंडी हवा आ रही है तो ये नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, यानी कि एक राउंड राउंड शेप इस प्रकार से बनने लगेगा और हवाएं ऊपर तेजी से घूमने लगेंगी। ये कब होगा? जब यहां पर पहले से निम्न दाब था। निम्न दाब कैसे बना? क्योंकि यहां पर वायुमंडल गर्म हो गया, गर्म होने से वायु गर्म हो गई और वायु गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर उठने लगी, और यहां पर निम्न दाब होने की वजह से यहां जहां पर उच्च दाब था वहां से तेज हवाएं चलने लगी, बहुत तेज, जिसका वेग बहुत ज्यादा था। उसके तेज हवाओं की वजह से ये चूंकि ठंडी हवाएं थी तो इसने नीचे की ओर फोर्स लगाया और गर्म हवाएं ऊपर की ओर फोर्स लगाकर ऊपर उठ रही थी। ये इतना तेजी से प्रक्रिया होता है कि हवाएं गोल गोल चक्कर में घूमने लगती हैं, जिसे हम लोग चक्रवात बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए निम्न दाब, पहले हमने इसकी गर्म हवा की बात की गई थी तो इसका दाब क्या होगा? निम्न होगा। तो निम्न दाब का निकाय जिसके चारों ओर उच्च वेग की पवनें कहां से कहां चलेंगी? जहां उच्च दाब था वहां से खूब तेज हवाएं निम्न दाब की ओर चल रही हैं, तो इनका वेग जो होता है वो उच्च होता है, ठीक है, की पवनें परिक्रमा करती हैं। यानी कि ये हवा ऊपर उठ रही थी और इसके चारों ओर ठंडी हवाएं इस प्रकार से घेरा बना करके ऊपर उठने लगती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिया गया कौन सा पर्यावरणीय कारक वाष्पोत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो वाष्पोत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित आपेक्षिक आर्द्रता करता है। आपेक्षिक आर्द्रता क्या होता है? तो हवा में उपस्थित जो नमी है उसे हम लोग आर्द्रता बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा नमी होगा वायु में, जितना ज़्यादा हवा में नमी होगा उतना ही वाष्पोत्सर्जन के लिए ये उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हरी रेफ्रिजरेटर में से रात भर रखी गई पानी से भरी 2 बोतलें जिनमें एक कांच की और दूसरी प्लास्टिक की हैं बाहर निकालता है। इसके पश्चात तुरंत ही वह प्लास्टिक की बोतल के पानी में थर्मामीटर डालता है, उसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड मापता है। कांच की बोतल से भरे पानी का संभावित ताप क्या हो सकता है? तो ये तो प्रैक्टिकल है, आप कांच की बोतल में रखिए या फिर प्लास्टिक की बोतल में पानी रखिए, दोनों लगभग समान टेम्परेचर का होगा, यानी लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कांच की बोतल में भी टेम्परेचर होगा। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दिया गया, हथौड़े से आघात किए जाने पर द्रव से भरे आधे भरे बर्तन की अपेक्षा एक खाली बर्तन की अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न करता है। मान लीजिए एक बर्तन है इस प्रकार से, इसमें आधा जल भरा है और एक बर्तन ऐसा है जो कि बिल्कुल खाली है। बिल्कुल खाली है तो इसमें वायु होगा, तो इस पर जब हैमर से यानी कि एक तरीके से हथौड़े से जब आघात किया गया तो इसमें ज़्यादा ध्वनि होगा और इसमें जिसमें द्रव था इसमें कम ध्वनि होगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी खाली कमरे में जाकर के कुछ भी बोलेंगे तो वो आवाज़ें गूंजती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो वायु है उसका घनत्व ज़्यादा है, और अगर उसी कमरे में अगर आपका कुछ सामान रखा है तो वहाँ पर वायु का घनत्व कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आवाज़ें कम गूंजती हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा। देखिए पहला वाला तो बिल्कुल सही है, यानी खाली वाला ज़्यादा आवाज़ करेगा, और दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि बर्तन में भरे द्रव की अपेक्षा हवा का घनत्व कम होता है। जाहिर सी बात है, इसमें जिसमें द्रव भरा था इसमें हवा का घनत्व कम हो जाएगा और खाली वाले में हवा का घनत्व ज़्यादा था, यानी दोनों सही है। और जो आर है वो सही व्याख्या करता है। एक ही दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? सबसे पहले जान लेते हैं मिश्रण होता क्या है। तो कोई ऐसा पदार्थ जिसमें 2 या 2 से 3 से ज़्यादा पदार्थ हैं लेकिन वो किसी भी अनुपात में अगर मिले हुए हैं तो उसे मिश्रण बोला जाएगा। जैसे कि देखिए अगर हम लोग पानी और चीनी का शरबत बनाते हैं तो उसमें कोई निश्चित अनुपात लेकर के थोड़ी चलते हैं।
स्वादानुसार कोई मीठा पीता है, कोई कम पीता है, तो इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ H2O तो इसमें जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो एक समान अनुपात में मिला हुआ है, तो इसे हम लोग यौगिक बोलेंगे। और जिसमें अनुपात एक तरीके से फिक्स नहीं होता है उसे हम लोग मिश्रण बोलते हैं। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। मिश्रण हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए वायु की बात करें, दूध की बात करें, साबुन की झाग की बात करें, मृदा की बात करें, समुद्र का पानी की बात करें, तो ये एक ऐसा विकल्प है जो कि मिश्रणों के समुच्चय को दिखाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दी गई तालिका में 3 धातुओं की विभिन्न विलयनों से अभिक्रिया के प्रकार को निरूपित किया गया है। यहाँ पर देखिए 3 धातुएं ए, बी और सी। ए जब आयरन सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, और जब कॉपर सल्फेट से ए अभिक्रिया करता है तो विस्थापन हो जाता है, और जिंक सल्फेट से अभिक्रिया करने पर कोई रिजल्ट ज्ञात नहीं है। जब बी करता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती आयरन सल्फेट से, और इससे भी कोई एक तरीके से अभिक्रिया नहीं होती, और इससे भी अभिक्रिया नहीं होती। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो बी है वो सबसे कम क्रियाशील होगा। बी जो है वो सबसे कम क्रियाशील होगा। इसके बाद से देखिए सी की अगर बात करें तो सी देखिए ये आयरन सल्फेट में से आयरन को विस्थापित कर देता है, और कॉपर सल्फेट से जब सी अभिक्रिया करता है तो इसका रिजल्ट ज्ञात नहीं है, और जिंक सल्फेट से करता है तो इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सभी विकल्पों को, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि सबसे केवल 2 विकल्प ऐसे दिए गए हैं। आप स्क्रीन पर देखिए केवल 2 विकल्प ऐसे दिए गए हैं जिसमें बी को कम क्रियाशील दिखाया गया है, एक तो ये और एक ये। तो बाकी के 2 विकल्प तो आप ऐसे ही काट दीजिए। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से देखिए यहाँ पर अब बचा ए और सी में हमें तय करना है कि कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। चलिए ए और सी को एक बार देख लेते हैं। अब हम लोग तुलना करेंगे केवल ए और सी की, ए की और सी की। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आयरन सल्फेट से कोई भी अभिक्रिया नहीं कर रहा है, लेकिन सी जो है वो विस्थापित कर देता है आयरन सल्फेट को। उसके बाद से देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट को ए विस्थापित कर देता है, लेकिन इसका रिजल्ट हमें ज्ञात नहीं है, और इसका जिंक सल्फेट का ए से ज्ञात नहीं है, और सी वाला विस्थापित नहीं कर पाता है। तो अगर सबसे अधिक क्रियाशील की बात करें तो जिंक होता है इन तीनों में, ठीक है। जिंक सबसे अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील का मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और चूंकि ये सबसे कम एक्टिव था आयरन, उसके बावजूद सी ने इसको विस्थापित कर दिया। इस वजह से यहाँ पर सी जो है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। इस वजह से सी जो है वो रिजल्ट में ऊपर आएगा अभिक्रियाशीलता में। यानी कि देखिए सी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उससे कम ए होगा, और अंत में तो बी हमने देख ही लिया था। और यहाँ पर ए को अभिक्रियाशील ज़्यादा बताया गया था, इस वजह से ये विकल्प हमारा गलत होगा। बाकी के ये दोनों तो गलत थे ही। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गया कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही है। तो मान लीजिए इस प्रकार से कोई ज्वाला जल रही है, ठीक है। तो यहाँ जो अंदर वाला पार्ट है ये आपको थोड़ा सा लाल नुमा दिखाई देगा, ये वाला पार्ट, और इसके जो बाहरी वाला पार्ट है जो बिल्कुल लौ जो आपको बाहर से दिखाई देती है वो थोड़ा नीला दिखाई देता है। तो जो अंदर वाला पार्ट है लाल वाला, इसका टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली इस नीले वाले से कम होता है, और जो नीला वाला होता है वो सबसे गर्म होता है और सबसे ज़्यादा यानी 100+ इसका डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दिए गए विकल्प में देखिए हमसे नीले वाले क्षेत्र के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है इसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत अधिक होता है। विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं के पिघलने के तापमान का बढ़ता क्रम दर्शाता है। यानी कि कौन सा ऐसा है जो सबसे लास्ट में पिघलेगा और कौन ऐसा है जो सबसे पहले पिघल जाएगा। तो देखिए पारा सबसे पहले पिघलेगा, यानी कि इसका तापमान कम पर ही ये पिघलने लगता है। इसके बाद एल्युमिनियम होगा, उसके बाद तांबा होगा और अंत में लोहा होगा। विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का नहीं है। उदासीनीकरण के माध्यम से लवण बनता है, यानी कि अम्ल और क्षार मिलकर के लवण का अगर निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें लवण का निर्माण नहीं हो रहा है, यानी कि अम्ल और क्षार नहीं मिल रहे हैं। तो पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि अम्लीयता के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करना, तो इसमें लवण का निर्माण होगा, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा रगड़ना। बेकिंग सोडा क्या है, ये क्षार है और चींटी काटने पर फॉर्मिक अम्ल निकलता है, तो बेकिंग सोडा रगड़ेंगे और अम्ल पहले से, तो अम्ल और क्षार मिलकर के क्रिया करके उदासीन हो जाएंगे, तो ये भी उदासीनीकरण का उदाहरण है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए मृदा का अनबुझे चूने का उपचार। अनबुझा चूना यानी कि उसे जब मृदा में मिलाएंगे तो ये भी उदासीन हो जाएगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए आयरन पर जिंक की परत का जमना, तो ये उदासीनीकरण का नहीं है, ठीक है, ये उदासीनीकरण का उदाहरण नहीं है, इस वजह से विकल्प नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी किसान ने अपने कृषि क्षेत्र जिसमें अंतः स्त्रवण यानी रीसन की दर उच्च है फसल बोने का निश्चय किया। इस कृषि क्षेत्र के लिए आपकी राय में कौन सी फसल अधिक उपयुक्त होगी? तो ये जो सिचुएशंस है वो कपास के फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों में से सही नहीं है, यानी निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, किसी हाथी में कोशिकाओं की संख्या किसी बंदर की कोशिकाओं की संख्या की तुलना में अधिक होती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, जितना बड़ा शरीर उतना कोशिकाएं ज़्यादा होंगी, क्योंकि अंगों का निर्माण जो कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बड़ा अंग उतना ज़्यादा कोशिका होगी, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, हाथी की कोशिकाओं का साइज बंदर की कोशिकाओं की साइज की तुलना में बड़ा होता है, तो ये विकल्प निगेटिव है। अब साइज बड़ा है उसके मतलब उसका शरीर बड़ा है, इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि उसकी कोशिका की साइज बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तीसरा देखिए, हाथी की कोशिकाओं की आकृति बंदर की कोशिकाओं की आकृति से भिन्न होती है, तो ये भी हमारा विकल्प गलत है। एक ही पूछा गया था कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी बी और सी वाला विकल्प सही नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया बी और सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट दिया गया, सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आड़ू जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छिलना होता है। तो देखिए टमाटर खाने से पहले हम क्या उसको छिलते हैं? नहीं छिलते हैं। सेब के पहले छिलते हैं, खाने से पहले नहीं छिलते हैं। और खीरा को भी बिना छिले खाया जा सकता है। तो ये सबके लिए इस पर लागू होना चाहिए। तो सेब टमाटर तो हम लोग छिलते ही नहीं है, तो ये विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, इन फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशों की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ये विकल्प हमारा सही है, यानी कि ए गलत है और आर सही है। दिए गए विकल्प में देखिए ए गलत है परंतु आर सही है, हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न गलत पूछा गया था और इस प्रश्न के सापेक्ष सीबीएसई बोर्ड के द्वारा रिवाइज्ड आंसर की में सभी अभ्यर्थियों को कॉमन 1 अंक दिया गया था, यानी कि रिवाइज्ड आंसर की में इसका जो आंसर की था वो 9 लिखा गया था, क्योंकि प्रश्न ही गलत है, तो इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि पर्यानुकूलन प्रतिवेश के साथ जीव का अस्थायी सामंजस्य होता है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। दूसरा देखिए, छद्मावरण एक प्रकार का अनुकूलन है, तो ये भी बात सही है, तो उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, प्रतिवेश से अधिक समय तक सामंजस्य अनुकूलन करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, शीत निष्क्रियता पर्यानुकूलन है, तो ये पर्यानुकूलन नहीं होता है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से किसके सिवाय सभी कथन विज्ञान को परिभाषित करते हैं? सिवाय मतलब कि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है। पहला दिया गया, विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, ये बात तो बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए समाज में रहकर ही बच्चा पहली बार देखता है कि किस प्रकार से लोग शौच से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी प्रकार से धोते हैं, और बच्चे का जब जन्म समाज में होता है तो समाज में ही देखता है कि लोग अपने शरीर को रोज नहा करके साफ रखते हैं, नाखूनों को छोटा रखते हैं ताकि गंदगी हमारे पेट में ना चली जाए। तो ये सब क्या है? विज्ञान का पार्ट है, और वो उसने कहाँ से सीखा? समाज से सीखा। तो विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विज्ञान ज्ञान एक विस्तृत होता भंडार है, जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा रिसर्च होते जाएंगे उतना इसका सिलेबस ब्रॉड होता जाएगा और उतना ही ये विस्तृत होता जाएगा, तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। चौथा देखिए, विज्ञान समाज परिवर्तन का एक साधन है, जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा आज हम लोग का रहन सहन जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, वो सब विज्ञान की वजह से हो रहा है। अगर आप मेरी आवाज़ को घर बैठे अपने मोबाइल से सुन पा रहे हैं तो ये साइंस की वजह से ही है, और इस वजह से ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि लगातार समाज परिवर्तन हो रहा है साइंस की वजह से, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं हो रहा है, ये भी आपका क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल्य रहित है। मूल्य रहित का मतलब कि बच्चों में जो मूल्य होने चाहिए, यानी कि जो नैतिकता होनी चाहिए, वो साइंस नहीं प्रोवाइड करा पाता, तो ये विकल्प निगेटिव है। देखिए सुबह उठ करके जो हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं उससे हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये साइंटिफिक रीजन है। इसके अलावा जो हम लोगों को प्रणाम करते हैं दोनों हाथ को जोड़ करके और सर को झुका करके, तो इसका भी साइंटिफिक रीजन है कि हमारे एक तरीके से जो हाथों को जोड़ते हैं तो उससे ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये सभी
कई ऐसे मूल्य हैं जो कि जिसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, तो ये मूल्य रहित नहीं बोला जा सकता। ये चूंकि निगेटिव था, इस वजह से यही हमारा बिल्कुल पॉजिटिव उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 6 के एक अध्यापिका को पता चलता है कि उनकी कक्षा में कुछ छात्र पढ़ पाने में समर्थ नहीं है, इसलिए वे विज्ञान की अवधारणा को अपनी समझ को अभिव्यक्त करने में असमर्थ हैं। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ने में समर्थ नहीं है, जिसकी वजह से वह विज्ञान की जो अवधारणा है, संकल्पनाएं हैं, उनको अभिव्यक्त करने में असमर्थ है। तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि छात्रों को निर्देश देना चाहिए कि कैसे पढ़ना है वह सीखे, तो ये विकल्प निगेटिव है। एज ए टीचर फिर आपका क्या रोल रहा? आपने बच्चों को बोल दिया कि तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तो तुम पहले पढ़ना सीखो। तो आपको यह ध्यान देना है कि बच्चे की ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, उस प्रॉब्लम को आपको पहचाना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अभिभावकों को समस्या के बारे में सूचित करना चाहिए। क्या केवल अभिभावकों को बता देने से ये समस्या दूर हो जाएगी? नहीं होगी। एज ए टीचर आपको बच्चे के जो भी विकास होते हैं या फिर जो भी अधिगम विकार होते हैं उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाई जाती है। वो इसीलिए कराया जाता है ताकि अगर बच्चे को इस प्रकार की कोई गलती या फिर कमी महसूस हो रही है तो आप उसको एक तरीके से डायग्नोस करके उसको दूर करने की कोशिश करें अपने शिक्षण विधि के माध्यम से। तो ये भी विकल्प निगेटिव था, क्योंकि ये अभिभावकों को सूचित करने तक केवल सीमित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विशेष शिक्षकों को सूचित करना चाहिए। देखिए, आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें जो विशेष शिक्षक होते थे, जो स्पेशल एजुकेटर होते थे, जो शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को पढ़ाने जाने के लिए बीएड और डीएलएड की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी, अब उसको भी बिल्कुल सामान्य मान लिया गया है। एनसीटी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये कहा दिया है कि जो विशेष शिक्षक होते थे अब वो सामान्य शिक्षक बन पाएंगे प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। यानी कि ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट आने के बाद से। तो अब विशेष शिक्षा का कोई भी कॉन्सेप्ट रह ही नहीं गया है, तो आप किसे सूचित करेंगे? विशेष शिक्षक सामान्य शिक्षक के बिल्कुल बराबर है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा, निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा। देखिए, हो सकता है कि जो बच्चों को विधि अपनाई जा रही है वो विधि बच्चे उसमें कंफर्टेबल नहीं है और उसमें समझ नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों को रुचि दिखाना है। रुचि कैसे उत्पन्न होगा? कहानियों के माध्यम से, और विज्ञान के साहित्य का प्रयोग जितना ज़्यादा किया जाएगा बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे, और इंटरेस्ट की वजह से उनमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा और वो चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर होंगे। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के लिए विज्ञान की क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक को निम्न में से किन प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए और क्या क्रियाकलाप होने चाहिए, वो हमसे पूछा जा रहा है। क्रियाकलाप कौन करेगा? बच्चे करेंगे। तो जो विकल्प बच्चों से संबंधित होगा वही हमारा जवाब होगा, और जो विकल्प टीचर से संबंधित होगा वो हमारा जवाब नहीं होगा, क्योंकि क्रियाकलाप बच्चे ही करेंगे। चलिए, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कर रहा है। तो ये कोई क्रियाकलाप नहीं है। पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिया गया है, आप उसका उत्तर एक तरीके से जो उसका चैप्टर दिया गया था उसमें ढूंढ सकते हैं। तो इसमें कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बच्चे की सहभागिता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों को आकर्षित कर रहा है। तो ये विकल्प पॉजिटिव है। कैसे? जब एक कक्षा में सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालकों को एक तरीके से उनको महत्व दिया जाएगा, तो इससे होगा ये कि सभी बच्चे अपने आप को सहज महसूस करेंगे कक्षा में, और जितना ज़्यादा बच्चे कंफर्टेबल होंगे उतना ही ज़्यादा सीखने के लिए वो तत्पर होते हैं। तो ये विकल्प पॉजिटिव था, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, विज्ञान की संकल्पनाओं को लागू करने का अवसर प्रदान कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहता है कि बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना करते हैं। सक्रिय भागीदारी करके ज्ञान की रचना कब करेंगे? जब उनको अवसर दिया जाएगा, और ये विकल्प अवसर देने की बात कर रहा था, ये हमारा बिल्कुल पॉजिटिव होगा। चौथा देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन में अच्छा प्रदर्शन करने में विद्यार्थियों की सहायता कर रहा है। तो यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन कौन करेगा? टीचर करेगा। और प्रश्न के पहले ही मैंने आपको कहा था कि जो क्रियाकलाप होना है वो बच्चों के द्वारा किया जाएगा, तो ये क्रियाकलाप नहीं है। रचनात्मक मूल्यांकन कोई क्रियाकलाप नहीं है, इस वजह से ये विकल्प हमारा नहीं होगा और ये निगेटिव था। यानी कि केवल बी और सी वाला विकल्प सही है। देखिए, ऑप्शन में विकल्प नंबर 2 में दिया गया है बी और सी, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा प्रश्न अनुसंधेय है? यानी कि जिसमें बच्चे को अनुसंधान करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। चलिए, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। मूंग में प्रोटीन उच्च क्यों है? तो ये तो इसमें कोई अनुसंधान इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे को पता है कि मूंग में प्रोटीन है। अब ज़्यादा क्यों है वो उसका बस रीजन उसको जानना है, लेकिन ये कोई खोज नहीं कर रहा है, इस वजह से ये विकल्प हमारा नहीं होगा। दूसरा देखिए, हम उम्र के साथ कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? हम उम्र के साथ कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? तो जाहिर सी बात है, इसमें कुछ खोज करने के लिए, ज़्यादा कुछ अनुसंधान करने के लिए बच्चे के लिए नहीं है। देखिए, अनुसंधान सब में है। मूंग के में प्रोटीन उच्च क्यों है, इसमें भी रिसर्च बच्चे को करना पड़ेगा। हम उम्र
उम्र के साथ कमजोर क्यों, इसमें भी रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन रिस्पेक्टिवली कम करना पड़ेगा और जो हमारा सही उत्तर होगा उसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए सीटेट की यही खूबी है कि चारों विकल्प आपके पॉजिटिव होंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो फिर भी मैं इसे कट कर रहा हूँ। आगे देखिए, चौथा, किस प्रकार के भोजन का उपभोग एक तनाव मुक्त जीवन देता है। तो जाहिर सी बात है पौष्टिक भोजन देता है। तो ये भी रिसर्च, बच्चे के लिए रिसर्च है इसमें। अगर बात करें अपर प्राइमरी 6 से 8 के बच्चों के लिए इसमें रिसर्च शामिल होगा, लेकिन चूंकि इसमें कम क्रिटिकल थिंकिंग है इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, भोज्य पदार्थों के लिए दिए गए नमूनों में से स्टार्च किसमें है। इसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा खोजने की आवश्यकता पड़ेगी, सबसे ज़्यादा अनुसंधान करने की आवश्यकता पड़ेगी, और चूंकि हमसे अनुसंधान के बारे में ही पूछा गया था इस वजह से चूंकि इसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है, विकल्प नंबर 3 पॉजिटिव होगा और यही हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। पहला दिया गया, लकड़ी का कुंदा, कुंदा को हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, जल पर तैरता है। तो कोई लकड़ी का इस प्रकार से ब्लॉक है जो कि जल पर इस प्रकार से तैर रहा है। ठीक है, तो ये जो तैर रहा है, अब इसका कारण क्या है। देखिए कारण ये है कि लकड़ी का घनत्व जल से कम है। तो अब ये तैर रहा है, ये कारण हो गया या फिर ऑब्जर्वेशन हो गया, और इसका निष्कर्ष क्या निकला। इसका निष्कर्ष ये निकला कि लकड़ी का घनत्व जल से कम है। यानी कि ये तैरने से हम लोग देख रहे हैं, तैरने से ये समझ पा रहे हैं कि जो लकड़ी का घनत्व था, डेंसिटी था, वो इसके द्वारा हटाए गए जल की मात्रा यानी उसके डेंसिटी से, उसके घनत्व से कम था। इस वजह से ये लकड़ी तैर पा रहा है। यानी कि जो बी है वो क्या है, वो निष्कर्ष है। तो ऑप्शन ए में देखिए, ए प्रेक्षण है और बी निष्कर्ष है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कॉलम के विज्ञान शिक्षण अभिविन्यास के नाम को कॉलम में से सही वर्णन के संग मिलान करिए। पहला दिया गया शिक्षात्मक स्पष्टीकरण, दूसरा क्रियात्मक स्पष्टीकरण, तीसरा निर्देशित और चौथा खुली जांच। चलिए पहले बात करेंगे यहाँ पर। देखिए शिक्षात्मक स्पष्टीकरण की, तो शिक्षात्मक स्पष्टीकरण में क्या होता है कि बच्चों को पहले विज्ञान के संप्रत्ययों को शिक्षक द्वारा प्रस्तुत और व्याख्या दिया जाता है, तत्पश्चात निर्देशन और प्रदर्शन किया जाता है। तो ये इसका ये हो जाएगा। दूसरा दिया गया है क्रियात्मक स्पष्टीकरण। तो क्रियात्मक स्पष्टीकरण में क्या होता है कि संप्रत्ययों को शिक्षक द्वारा प्रस्तुतिकरण यानी कि क्रिया करके स्पष्टीकरण दिया जाता है, प्रस्तुत करके, रिप्रेजेंट करके और समझाना, तत्पश्चात संप्रत्यय आधारित क्रियाकलाप का विद्यार्थी द्वारा संपन्न किया जाना। तो ये इसका हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। निर्देशित जांच की बात करें तो इसका देखिए क्या होता है, विद्यार्थी शिक्षक के साथ एक परिघटना की खोज करते हैं जो वांछित संप्रत्यय की ओर ले जाती है। तो सी का 1 हो जाएगा। और डी का देखिए, डी का एक ही बचा, स्वनिर्मित विधियों का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा मुक्त अन्वेषण शिक्षक प्रोत्साहित करते हैं लेकिन आदेश नहीं देते। तो ये खुली जांच है। यानी कि हमारा क्या विकल्प बना, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। चलिए विकल्पों में चलते हैं। देखिए ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी विद्यालय के कक्षा 8 के विद्यार्थियों में यह पाया गया कि वे विश्वास करते हैं कि धातुएं कठोर, ठोस और ध्वनिक हैं। इस कक्षा के शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षणिक सलाह क्या होगी। तो बच्चे विश्वास करते हैं, खुद करके नहीं देखे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा कि एज ए टीचर उनको ये सलाह दिया जाए कि विशिष्ट और अविशिष्ट दोनों प्रकार के उदाहरण को शामिल किया जाए, यानी बच्चों को करके दिखाया जाए। चलिए इसी को ढूंढते हुए उत्तर की तरफ चलेंगे। चौथा विकल्प से शुरुआत करेंगे, कठोर और ठोस अधातुओं के साथ क्रियाशील क्रियाओं की रचना कीजिए। तो ये विकल्प हमारा नहीं होगा। आघात वर्ध्यता और तन्यता को धातुओं के महत्वपूर्ण लक्षणों के रूप में दिखाइए। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। धातुओं और अधातुओं में विस्तृत तुलना को सम्मिलित कीजिए, यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, किसी संकल्पना का परिचय देते हुए विशिष्ट एवं अविशिष्ट दोनों प्रकार के उदाहरण लीजिए। अब इससे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए ठोस के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, तो द्रव के भी कुछ प्रॉपर्टी को लीजिएगा तो वो अविशिष्ट हो गया, मतलब कि उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो जब दोनों का आप कंपैरिजन करेंगे तो इससे बच्चों को तुलनात्मक समझ अपने अंदर विकसित करने में मदद मिलेगी। यानी कि विशिष्ट मतलब कि जो उससे जुड़ा हुआ है और अविशिष्ट जो कि उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज पर जब उदाहरण देंगे तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और इसमें बच्चे सबसे अच्छा समझ विकसित कर पाएंगे। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों की अपसारी सोच का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन से सवाल सबसे अधिक क्षमता
हैं। अब सारी सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि जो एक क्रिएटिव थिंकिंग है उसकी बात की जा रही है, उसका मूल्यांकन करना है। तो वो वाला प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिसमें बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे ज़्यादा मौका मिलेगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में विभेदन कीजिए। तो इसमें बच्चे को कुछ भी सोचना नहीं है, वो रट करके भी जवाब दे सकता है या फिर बुक में भी पढ़ा होगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। दूसरा देखिए, निम्न जीवों में से एक खाद्य श्रृंखला का विकास कीजिए। तो इसमें भी कोई वो नहीं है। एक तरीके से जो घास खाता है पहले उसको लिख लिया जाएगा, उसके बाद से मतलब पहले घास हो जाएगा, फिर घास खाने वाले टिड्डे हो जाएंगे, उसके बाद से टिड्डे को मेढक खा जाएगा और मेढक को बाज खा जाएगा। तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, इस प्रकार से बच्चे पढ़े हैं। तो इसमें कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कोई खाद्य श्रृंखला सर्वदा एक उत्पादक से ही क्यों शुरू होती है? तो उत्पादक से ही तो ऊर्जा का प्रवाह होगा, तो इस वजह से शुरू होती है। तो इसमें भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विचार विमर्श कीजिए कि यदि सभी हिरण लिप्त हो जाए तो उनके संभावित पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे। तो यहाँ पर बच्चे को सोचने का सबसे ज़्यादा अवसर मिलेगा और प्रत्येक बच्चा अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करेगा, अपने विचारों के आधार पर इसका उत्तर देगा। तो ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा। और अब सारी सोच चूंकि क्रिटिकल थिंकिंग से ही जुड़ा हुआ है, क्रिएटिव थिंकिंग से जुड़ा हुआ है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत जैसे देश में पाठ्य पुस्तकों का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा अनुमोदित निर्देशित कारक है? यानी कि पाठ्य पुस्तक का निर्माण जब करना है, पाठ्य पुस्तकों का विकास करना है कि क्या कंटेंट होना चाहिए बच्चों के लिए, तो उसके लिए क्या अनुमोदन हो सकता है वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। स्पष्टीकरण हेतु उदाहरण केवल मध्यम वर्गीय आय के समूह परिवारों से संबंधित बच्चों के जीवन के अनुभव से लेने चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है, केवल आपको दिख गया, आगे आपको विचार करना ही नहीं था। और वैसे भी ये मध्यम वर्गीय आय के परिवार से संबंधित बच्चों के अनुभव को केवल लेने की बात कर रहा है। तो जो निम्न वर्गीय होंगे उससे वो अपने आप को जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे। और चूंकि केवल वर्ड यहां पर दिख गया तो आगे आपको सोचना ही नहीं था, ये विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, समतुल्यता और समता के लिए संपूर्ण देश में एक ही पाठ्य पुस्तक होना चाहिए। जब मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, एक ही, एकमात्र, केवल, यही, ये जितने वर्ड होते हैं वो संकुचित होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि पूरे देश भर में एक ही पुस्तक, पाठ्य पुस्तक लागू किया जाए? प्रत्येक राज्य की मातृभाषा अलग है, इस वजह से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। इस वजह से ये हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता। तीसरा देखिए, यह सदा मस्तिष्क में रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तकें मौलिक रूप से शिक्षकों के उपयोग के लिए हैं। केवल शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग थोड़ी करते हैं, बच्चे भी पाठ्य पुस्तक को देखते हैं, बच्चे भी पाठ्य पुस्तक से सीखते हैं। तो ये कह रहा है कि केवल शिक्षक ही पाठ्य पुस्तक का उपयोग करेंगे, तो ये भी निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विज्ञान की संकल्पनाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, इसकी सराहना के लिए शिक्षार्थियों को अवसर मिलने चाहिए। अब यहाँ पर विद्यार्थियों को जब अवसर मिलेगा तो उसकी सहभागिता बढ़ेगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना करते हैं। तो यह विकल्प सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और यही हमारा उत्तर होगा। विकल्प नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विद्यार्थी उद्यान भ्रमण के बारे में एक प्रतिवेदन लिखती है जिसमें वह लिखती है कि मैंने देखा कि अधिकतर पौधों और पेड़ों में फल नहीं थे। यह बेहद गर्मी और पिछले 2 से 3 महीने में बारिश नहीं होने के कारण हो सकता है। इस प्रतिवेदन में विज्ञान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी शामिल है? ध्यान से समझिएगा। एक बच्ची क्षेत्र भ्रमण के बारे में ये लिखती है कि उसने देखा कि अधिकांश पेड़ों पर फल और फूल नहीं थे। वो देख करके, देखना क्या है? अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है, तो अवलोकन इसमें होगा। इसके बाद से देखिए, ये कहा जा रहा है कि यह बेहद गर्मी और पिछले 2 से 3 महीने से बारिश नहीं होने के कारण हो सकता है। हो सकता है यानी कि संभावना है, अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है कि 2-3 महीने से बारिश ना हुई हो, क्योंकि वहाँ पर बच्चा घूमने गया था, क्षेत्र भ्रमण करने गया था, अपने एरिया में रहता, तो इस प्रकार का अनुमान नहीं लगाया जाए। उसको पता था कि हाँ 2-3 महीने में बारिश हुई है अथवा नहीं, लेकिन वो कहीं दूसरे जगह गई है क्षेत्र भ्रमण के लिए, इसलिए अनुमान ही लगा पाएगी कि पिछले 2-3 महीनों में बारिश नहीं हुआ होगा, इस वजह से ऐसा था। यानी कि अनुमान लगाना भी इसका उत्तर होगा। इसके बाद से देखिए, परिकल्पना करना की अगर बात करें तो देखिए, ये इस प्रकार भी हो सकता है कि वो बच्ची हाइपोथेटिकली सोच रही हो कि इस प्रकार से फूल फल नहीं है, यानी कि हो सकता है कि बारिश ना हुआ हो। तो ये भी परिकल्पना भी इसका बिल्कुल सही होगा। और पूर्वानुमान भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर अभी फल फूल नहीं थे और हो सकता है कि भविष्य में भी यहाँ पर फल फूल ना हो। क्यों? क्योंकि बारिश होने की संभावनाएं कम है। तो ये पूर्व अनुमान है कि भविष्य में जाकर भी इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी, फल फूल नहीं आएंगे। तो ये पूर्व अनुमान है, यानी चारों विकल्प इसके सही थे। लेकिन अगर कोई भी आप ऑप्शन में देखेंगे तो इसके चारों विकल्प किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं और इस वजह से
ये प्रश्न ही गलत था और सीबीएसई बोर्ड ने इसको गलती मानते हुए जो रिवाइज्ड आंसर की था उसमें 9 अंक लिखा है, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन अंक दिया गया है, 1 अंक। ठीक है, तो इसका कोई भी उत्तर सही नहीं है, ये प्रश्न गलत है, इसको सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिया गया था। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी लेवल के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं और सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।